हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। मैं मुकेश कटारे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ों को समझा था, उसी को आज आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें शेयर बाज़ार के बारे में, शेयर मार्केट को लेकर के समझेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है शेयर बाज़ार को समझना, क्योंकि शेयर बाज़ार, उसके बाद टैक्सेशन, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको ये समझ में आएगा। शेयर बाजार होता क्या है? तो शेयर बाजार का मतलब है ये फाइनेंशियल मार्केट का, यानी कि वित्तीय बाजार का एक कंपोनेंट है, जिससे हम क्या करते हैं, व्यापार या व्यवसाय करने के काम आता है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। तो व्यापार या व्यवसाय करने के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है कंपनी, राइट? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी क्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं। कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, उसकी टर्मिनोलॉजी, देन उसके बाद शेयर बाजार। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता होती है पूंजी की, कैपिटल की, राइट? और पूंजी कहाँ से लाओगे? तो पूंजी लाने के लिए अलग अलग सोर्स हैं। पूंजी आपके पास खुद हो, आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट? एक तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है कि मेरे पास खुद पूंजी नहीं है, तो मैं किसी से ला सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, है ना? बैंक से ले सकता हूँ, अपने किसी परिचित से, किसी दोस्त से पूंजी ले सकता हूँ। इसके अलावा भी कोई टूल होता है क्या? हाँ, उसके अलावा भी टूल है। कंपनी बना करके हम कैपिटल रेज करेंगे। तो निवेश बढ़ाने के लिए दो साधन होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? देश का आर्थिक विकास है, नए कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो जिससे हमारे पास प्रोडक्ट भी बनकर तैयार होते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरता है, ठीक है? तो निवेश बढ़ाने के हमारे पास जो तरीके होते हैं, एक होता है जिसे हम घरेलू पूंजी या डोमेस्टिक कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आ जाता है? इसमें बैंक आ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे आरबीआई के बारे में हमने पढ़ा भी था। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? कंपनी बना करके हम घरेलू पैसा एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा सोर्स विदेशी पूंजी का। हाँ, विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल के, या तो हम कर्ज ले लें, विश्व बैंक से ले लें, आईएमएफ से ले लें, ब्रिक्स बैंक से ले लें, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा भी आप विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखो, कंपनी का मतलब है ये कहां पर आई थी? कंपनी डोमेस्टिक यानी घरेलू पूंजी व्यवसाय करने का एक जरिया है। तो कंपनी घरेलू पूंजी को विकसित करने का सबसे पावरफुल टूल है। कैसे, आगे देखेंगे। उसके पहले टाइप की बात करें। सामान्यतः हम कंपनियों को डिवाइड करते हैं। एक होती है सिंगल ओनर। जैसे मान के चलो मैंने कोई कंपनी बनाई एबीसी, अब इसमें पूरा का पूरा फंड मेरा लगा हुआ है, मैं अकेला मालिक हूँ। अकेला मालिक हूँ, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मेरा हिस्सा पूरा, लॉस होगा तो मुझे भरना पड़ेगा, कोई दूसरा इसके लिए लायबल नहीं होगा। इसे कहते हैं सिंगल ओनर कंपनी। दूसरी कंपनी होती है जिसे हम शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। शेयर के द्वारा, माना कि 20 लाख रुपए की आवश्यकता थी, मेरे पास 2 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की कमी है। अब वो 18 लाख रुपए मैंने अपनी कंपनी के शेयरों को बेच करके जुटाया। तो इस प्रकार से जो कंपनी बनती है उसे हम शेयर कैपिटल या शेयर पूंजी आधारित कंपनी कहते हैं। और जब शेयरों के माध्यम से पैसा एकत्रित किया जाता है, तब इसको किसी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड करते हैं, लिस्टेड करते हैं। तीसरी कंपनी वो होती है अनलिस्टेड, यानी जो कंपनियां, हिस्सा तो लगा हो सकता है अलग अलग लोगों का, मगर शेयरों के माध्यम से, ऐसे नहीं कि शेयर बाजार में उसका रजिस्ट्रेशन कराया हो। जैसे हमारे देश में समझ लो कि हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये शेयर कैपिटल आधारित कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। इसी प्रकार से ऐसी कंपनी जो यहाँ काम तो करती हो लेकिन यहाँ के शेयर बाजार में लिस्टेड ना हो, जैसे हम मान के चलो नोकिया का नाम ले लें। अब नोकिया भारत में शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? वो अनलिस्टेड कंपनी हो जाएगी। इसी प्रकार से एक कंपनी जिन्हें हम प्राइवेट भी कहते हैं, और दूसरा जिन्हें हम सरकारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम से भी जानते हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। निजी लोगों के द्वारा बनाई जाए और सार्वजनिक जब सरकार बना दे तो उसको सरकारी कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम से जानते हैं।
कंपनी बनाने के लिए कुछ नियम है, कोई कानून है, देश में विधान बना होगा, बिल्कुल है। विधान है इंडियन कंपनी एक्ट 1956, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 बना हुआ है। इस अधिनियम को बना दिया संसद ने। अब अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है तो इस एक्ट के तहत बना सकता है। जैसे इसमें प्रावधान है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना है तो कितने मेंबर चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सदस्य हो सकते हैं। अगर कोई सरकारी कंपनी बनाना चाहेंगे, सरकार गठित करेगी, तो उसके लिए क्या किया गया है कि कम से कम 7 सदस्य हों, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, जितने कंपनी अपने शेयर बांटेगी। 1956 के एक्ट में ये प्रावधान, कुछ दिन पहले 2013 में इस इंडियन कंपनी एक्ट में किया गया संशोधन, और संशोधन के द्वारा कुछ बदलाव आया। वो बदलाव क्या है तो इस टेबल में समझ सकते हो कि पुराना जो एक्ट है 1956 वाला, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाने के लिए मिनिमम लोगों की संख्या होगी 7, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने शेयर बांटो उतने हो सकते हैं। न्यू कंपनी एक्ट या कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम संख्या तो 2 रहेगी, लेकिन अधिकतम संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। और यहाँ PSUs पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए यहाँ वही है, कोई परिवर्तन नहीं। कंपनी बनाने की प्रोसेस में तो हम नहीं जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। कंपनी जब बनती है तो उसका कंपनी में उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करेगी, ये सब बताना पड़ता है ना। तो वो सब बातें आती हैं। 2 डॉक्यूमेंट उनके बारे में, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसमें एक वर्ड आता है जिसे MOA कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, ये कंपनी का एक प्रकार का संविधान है। संविधान यानी लॉ, कानून, कंपनी का लॉ है। कंपनी जो भी कार्य करेगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। कंपनी बिजली बनाएगी तो उसमें लिखा होगा। कंपनी अगर उपभोक्ता वस्तुएं बनाती है तो वो उसमें लिखा होगा। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर यदि कंपनी काम करेगी तो वो कैसा माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, ये कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं कि कंपनी अपने अंदर कारखाने में कैसे काम करवाएगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी देगी, कैसे उसका प्रमोशन होगा, क्या उसमें प्रक्रिया होगी, वो काम उस कंपनी के होता है। स्पष्ट हो गया। अब कुछ पॉइंट इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ऑथोराइज्ड क्लॉज, अधिकृत निर्देश। ये क्या होता है, ये जब कंपनी बनाई जाती है तो उसमें बताना पड़ता है कि वह कितना पैसा शेयरों के माध्यम से जुटाएगी, यानी उस अमाउंट को यहाँ मेंशन कर देते हैं। 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जो भी है उसमें रख देते हैं। जुटाएंगे, फुर्सत होगी उनको तो जुटा लेंगे, राइट। अब एक प्रश्न आता है कि कंपनियां अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाती हैं। तो लिमिटेड शब्द जो है, जैसे हिंदी में हम मर्यादित भी कहते हैं, तो लिमिटेड कंपनी क्या होती है ना, लिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, समझना कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, 2000 रुपये थे आपके पास, और आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया। अब इस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको जितने का शेयर खरीदा है उसके हिसाब से आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा, जैसे डिविडेंड कहते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर। अब माना कि कंपनी को प्रॉफिट के स्थान पर लॉस हो गया, 500 करोड़ का लॉस हो गया, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो ये 500 करोड़ आपको भरना पड़ेगा। जो भी कंपनी के शेयर ले लेता है, क्या माना जाता है कि कंपनी का वह मालिक
मतलब कुछ हिस्से तक, कुछ अंश तक मालिकाना हक उसका हो गया। तो जब मालिक है तो कंपनी को लॉस होगा तो उसको भरना पड़ेगा क्या 500 करोड़। तो यहाँ पर लिमिटेड कंपनी का मतलब है सीमित भागीदारी वाली कंपनी, कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी आपके द्वारा लगाए गए पैसों तक सीमित है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 2000 रुपये तक है, 500 करोड़ तक नहीं है। तो इसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होती है, तब उसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और जो अनलिमिटेड कंपनियां होती हैं वहाँ पर अगर 500 करोड़ का नुकसान हुआ है तो ये पूरा भरना पड़ेगा। इसमें कंपनी को घाटा होने पर शेयर होल्डर को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगेगा या नहीं लगेगा। लिमिटेड का प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं। आप सरकारी कंपनियों के नाम के आगे भी लिमिटेड लिखा देखते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। तो प्राइवेट और सरकारी दोनों में आता है। अब जो कंपनियां बनती हैं ज़्यादातर लिमिटेड ही बनती हैं, अनलिमिटेड कंपनियां नहीं बनाई जाती, राइट। हो गई कंपनी। अब बात करते हैं कि जब आप कंपनी बनाओगे, मुझे 20 लाख रुपए की आवश्यकता थी, इसके लिए कंपनी बना ली। तो नई कंपनी ऐसे उसको, उसके शेयरों को कौन खरीदेगा? तब ऐसे समय आवश्यकता पड़ती है प्रमोटर की। प्रमोटर को हम हिंदी में प्रवर्तक भी कह सकते हैं। तो कंपनी के जन्म से पहले जो भी कंपनी के खर्चे होंगे वो सब प्रमोटर पूरे करता है, सब लगाएगा। अब प्रमोटर का आपकी कंपनी बनाने में सारा खर्चा उठाएगा, तो प्रमोटर को क्या लाभ? जब कंपनी बन जाती है तो उस कंपनी के शेयरों को प्रमोटर ले सकता है या शर्तें लगा सकता है कि आप अपनी कंपनी में जो कच्चा सामान खरीदोगे या फलाना फलाना ये सामान आप लोगे, ये आप मुझसे लोगे, ये हमारे सड़वाई की दुकान है, ये हमारे रिश्तेदार, इनसे ही खरीदोगे। ये अपना कहीं तो प्रॉफिट देखेगा ना। बाद में कंपनी प्रमोटर को अपने शेयर भी दे सकती है या अन्य शर्तें जो हो। जब ऑफिशियली कंपनी बन गई तो प्रमोटर का यहाँ वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे वो रहेगा। यानी लीगली प्रमोटर क्या हो गया? डेड हो गया। तो प्रमोटर एन कंपनी और इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू बिफोर प्रोसेस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के बनने के पहले सारे काम ये करती है। स्पष्ट? अगला पॉइंट, कंपनी एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है। आर्टिफिशियल को बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, मगर आर्टिफिशियल व्यक्ति। हम व्यक्ति हैं, हम किसी पर केस फाइल कर सकते हैं, कोई हम पर केस फाइल कर सकता है। इसी प्रकार से कंपनी भी उसी तरीके से है कि उस कंपनी के द्वारा जो काम किया जाएगा, जो कर्मचारी काम करेंगे, तो कंपनी भी किसी पे केस फाइल कर सकती है, कंपनी पर भी केस फाइल हो सकता है। ठीक। कंपनी का जन्म कानूनन होता है, बाई लॉ, तो इसका अंत भी कैसे होगा? बाई लॉ ही होगा, राइट। माना कि कोई कंपनी ऑन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में बना दी गई, अब कंपनी ऑन ग्राउंड कोई परफॉर्मेंस नहीं करती है, कोई कार्य नहीं करती है, तो इसका मतलब कंपनी बंद हो गई। कंपनी ऑन पेपर तो रहेगी, चाहे उसका काम चले चाहे ना चले, क्योंकि उसका जन्म कैसे हुआ था? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। तो जब तक उस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसको समाप्त करने के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर देते हो, तब तक तो कंपनी रहेगी। ठीक है। कंपनी के सभी कर्मचारी कंपनी के लिए कार्य करते हैं। यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। माना कि इसी कंपनी में कोई मैनेजर है, किसी थर्ड पार्टी से कहीं से कच्चा सामान मंगाना था या कुछ, उससे समझौता करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइन कर देता है और कंपनी की सील लगा देता है। अब मैनेजर का नौकरी से निकाल दिया, ट्रांसफ़र हो गया, तो ये जो समझौता हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये उस व्यक्ति और
थर्ड पार्टी के बीच नहीं हुआ। ये समझौता कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच माना जाएगा, राइट। इसी को ऐसा समझ लो कि मैनेजर ने समझौता किया, साइन कर दिए, बट सील नहीं लगाई, तब यह उस मैनेजर और उस कंपनी के बीच समझा जाएगा, थर्ड पार्टी के बीच। सील स्टाम्प की ये वैल्यू होती है। बिना स्टाम्प के कंपनी लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेगी। समझने वाला पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। कंपनी बनेगी, शेयर जारी करेगी, पैसा वैसा जुटाएंगे, तो कंपनी में शेयर होल्डरों के लिए मीटिंगें होती हैं। तो वो मीटिंग 3 होती है, उनको भी देख लें। पहले होती है जैसे हम बोलते हैं वैधानिक सभा, स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये सरकारी जो कंपनी होती है ना, उसमें एक बार, यानी कंपनी जब बन जाएगी तो 6 महीने के अंदर इसको बुलाना आवश्यक होता है, राइट। दूसरी होती है जैसे AGM कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल होगी एवरी फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो आपके पास मैसेज आता होगा कि AGM यहाँ हो रही है, आप आमंत्रित हैं। दूसरी मीटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ये जब आवश्यकता होगी तब बुलाई जा सकती है। शेयर होल्डर को क्या अधिकार है? शेयर होल्डर को कंपनी की मीटिंग में जाने का प्लस वोट देने का अधिकार होता है। वह नहीं जाना चाहता है, जैसे मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है और मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं अपने इस वोटिंग राइट को किसी दूसरे वोटर को ट्रांसफ़र कर सकता हूं कि मेरे बिहाफ में ये वोट करेंगे। इसे हम प्रॉक्सी वोटिंग भी कह देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूं इतनी बात तो आप क्लियर समझ पाए होंगे। अन्य बातों को समझाऊं उसके पहले इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी प्लस पर मैं डेली क्लासेस लेता हूं। यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज रहती है। मेरी जो क्लासेस हैं, मैं कौन कौन से कोर्स अभी पढ़ा रहा हूँ, पेपर 4 एथिक्स ये कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी ये एनवायरनमेंट कल ख़त्म हो गया। जो कोर्सेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 2020 के लिए जो नया सिलेबस MPPSC ने बनाया, इसका पेपर 2 जो है, इसका पार्ट B है। उसकी हेडिंग आपने देखी होगी, इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी। ये पूरा मैं कराऊंगा 5 यूनिट, 60 घंटे की क्लास है। 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ 12 जुलाई से यहाँ पर एक क्लास स्टार्ट करूँगा। लक्ष्मीकांत ने जो किताब लिखी है ना, पॉलिटी, उस पूरी किताब को मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स ओरिएंटेड दोनों को कंबाइन करके बताऊँगा। ये भी लगभग 60 घंटे का क्लास है, ये भी कर सकते हो। जुलाई के लास्ट में जियोग्राफी की क्लास में स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर अनअकैडमी पर जो क्लासेस रहती हैं, उसकी अगर आप पॉकेट साइज़ की बात करो कि कितना पैसा खर्च हो जाता है, तो पर डे का अगर हम कैलकुलेशन निकालें, ऑन एन एवरेज 17 रुपये से भी कम खर्च होता है। लाइव क्लास रहती है, घर से पढ़ सकते हैं, EMI का ऑप्शन भी ले सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास आपको मिलती है। चैम्पियनशिप चल रही है यहाँ पर फ्री MPPSC की, जिसमें अगला जो टेस्ट है वो 28 जून को है, चौथा टेस्ट है। ये आप एनरोल करा लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अनअकैडमी प्लस पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 1 महीने से लेके 2 साल के बीच में। मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। 7,000 फीस है। इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। वो डिस्काउंट कैसे मिल जाता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि आपको यहाँ प्रोसीड टू पे नीचे रेफरल कोड जो है वो मुकेश लाइव या मुकेश कटारी यूज करना होता है, तो 10% डिस्काउंट ले सकते हो और किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद है जल्दी ही आप अटेंड कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। शेयर को हम अंश भी कहते हैं, इसे हिस्सा भी कहते हैं। बोलते ना इसमें मेरा शेयर क्या है, मेरा हिस्सा क्या है, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है उसी से जुड़ी है, बट अब हम कमर्शियली यूज करते हैं। तो शेयर डिवाइड अगर हम करें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक शेयर, और सेकेंडरी जिसे हम द्वितीयक शेयर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी शेयर क्या होगा?
कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कंपनी बनाई ABC, अब पहली बार मैं शेयर जारी करूंगा और उससे पैसे इकट्ठे करूंगा, तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तब उस शेयर को प्राइमरी शेयर कहते हैं। पूंजी एकत्रित करने के लिए फॉर कैपिटल रेज, है ना, इशूड अ न्यू शेयर, तब उसे हम प्राइमरी शेयर कहते हैं। इसी को IPO भी कह देते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो प्राइमरी शेयर ही होता है। प्राइमरी शेयर जब कंपनी जारी करती है तो ध्यान रखना, ये शेयर बाजार में जारी नहीं किया जाता, इसका तो कंपनी डायरेक्ट जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको दे देती है। पेपर में आएगा, न्यूज़ में आता है कि फलानी कंपनी का इतने करोड़ का, इतने लाख का IPO आ रहा है, तो नए शेयर जारी करना प्राइमरी शेयर। नया शेयर जारी किया, मिस्टर दयाराम ने खरीद लिया, दयाराम ने 2000 रुपये का शेयर खरीद लिया। ओके, इन्हें जो शेयर कंपनी से मिला वो प्राइमरी शेयर है। अब दयाराम को क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है अपने पैसे की, तो अब ये क्या करेंगे, ये अपना शेयर कंपनी को बेचने जाएंगे। कंपनी ने पैसे क्यों लिए थे शेयर जारी करके, क्योंकि कंपनी अपना नया यूनिट कोई लगाना चाहती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगी, आप उसको अपना शेयर वापस बेचोगे, वो मना कर देगी कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो दयाराम क्या करें, अपने शेयर को किसी अन्य व्यक्ति को दे दें। अब अन्य व्यक्ति कौन, ये तो शेयर है, कागज का टुकड़ा है, कोई मोबाइल होता, बाइक होता, कुछ ऐसा सामान होता तो उसको तो हम कहीं पर भी सेकेंड हैंड बेच देते, सेल कर देते। तो इसके लिए क्या स्टॉक मार्केट होते हैं ना, स्टॉक मार्केट या इन्हें हम शेयर मार्केट कहते हैं, वहाँ पर वो किसी अन्य व्यक्ति को, इंटरेस्टेड पर्सन को सेल कर देंगे। अब उसने यानी दयाराम से आयाराम पर चला गया, आयाराम ने गयाराम को बेच दिया, ऐसे न जाने कितने हाथों में वह शेयर सेल होता है। तो ये जो शेयर दयाराम से अन्य लोग खरीदते बेचते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी शेयर, द्वितीयक शेयर। जब किसी कंपनी के प्राइमरी शेयर को आगे खरीदा या बेचा जाता है तो उसे सेकेंडरी शेयर कहा जाता है। द्वितीयक शेयर ये हो गया, चाहे वो दूसरी बार के लिए नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, 500 बार, 1000 बार, अब वो सेकेंडरी शेयर है। लेकिन जब कंपनी ने पहली बार जारी किया था तब वो प्राइमरी शेयर था। क्वेश्चन उठना चाहिए, न समझ में आया हो तो, कि कंपनी क्यों जारी करेगी भाई शेयर, कंपनी को क्या आवश्यकता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि मेरी एक कंपनी है ABC, वो 20 लाख रुपए चाहती है कि 20 लाख रुपए हों, तो उससे क्या करेगी, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जिससे कोरोना की जांच बहुत जल्दी हो सकती है। अब 20 लाख रुपए नहीं है तो ये 20 लाख रुपए कहाँ से लाएं, तो बस एक पेपर पर लिख दिया कि इस पेपर की कीमत 100 रुपये है, खरीदो, ये कंपनी ये सामान बनाएगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको आपके प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाएगा, इसलिए करेगी ना। ठीक है, अब अगला पॉइंट, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है भाई IPO? जब कंपनी के द्वारा पहली बार शेयरों को आम जनता के लिए जारी किया जाए। आम जनता वह होती है जो आम नहीं खा पाती, आम बहुत महंगा हो गया है आजकल, तो आम जनता के लिए, यानी कोई बंधन नहीं है, कोई भी जाए और शेयर खरीद सकता है, तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, दूसरी तरफ एक वर्ड और आता है FPO। इस ABC नामक कंपनी ने 20 लाख रुपए की आवश्यकता थी, इसके लिए न्यू शेयर जारी किए, तो ये क्या कहलाया, IPO। अब इस कंपनी को उसने अपना प्रोडक्ट बना दिया, एक नई यूनिट स्टार्ट करनी है, नया प्लांट बनाना है, उसके लिए उसे फिर से मान के चलो 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो इस बार भी वो नए शेयर जारी कर रही है, न्यू शेयर। ये पुराने वाले शेयर तो पब्लिक पे पहुंच गए, ये दोबारा से नए शेयर जारी किए, मगर ये उस कंपनी के द्वारा, उस कंपनी के इतिहास में पहली बार जारी नहीं किए गए।
चूंकि पहले तो वो कर चुकी, अब वो दोबारा से नए शेयर जारी कर रही। इन शेयरों को FPO कहा जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये भी जनता को ही जाएगी। स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं कि शेयर कितने तरीके से जारी हो सकते। शेयर के टाइप दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जब कंपनी पहली बार, सेकेंडरी जब वह व्यक्ति से कोई खरीदे बेचे। अब शेयरों को कंपनियां जारी करती हैं, उसके 2-3 तरीके होते हैं मोटे तौर पर। पहला जिसे नाम देते हैं पब्लिक इशू, हिंदी में बोलते हैं लोक निर्गम। लोक निर्गम यानी आम जनता के लिए, IPO के जैसा है ना, IPO ही है जैसा क्या। दूसरी तरफ जिसे कहते हैं राइट इशू। राइट इशू, यहाँ पर कंपनी अपने शेयरों को पुराने शेयर होल्डर के लिए जारी करेगी। जैसे मैंने ये बोला ना कि ये ABC कंपनी थी, 20 लाख शेयर जो थे बेचे, नई कंपनी थी, तो पहले कम लोग भरोसा करते थे, उन्होंने शेयर ले लिए। तो दोबारा से जब कंपनी अपने नए शेयर जारी करती है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पहले अपने पुराने शेयर होल्डर को पूछ लूँ, भाई आप लेना चाहते हो तो आप ले लो। यानी पुराने शेयर होल्डर के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसे कहते हैं राइट इशू। तीसरा तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ कंपनी ना तो आम जनता के लिए, ना पुराने शेयर होल्डर के लिए, जिसको चाहे उसके लिए अपनी पसंद से जब शेयरों को जारी करती है तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, 3 तरीके से हो गया जारी। स्पष्ट। अब प्रश्न उठना चाहिए कि ये शेयरों के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। कोई शेयर 10 रुपए का, कोई 100 का, कोई 1700 का, कोई 5000 का। तो शेयरों की कीमत, जब आप CA का एग्ज़ाम देते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं, मगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम GS के अंतर्गत पढ़ते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो हम GS के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे आसान भाषा में कि शेयर कितनी वैल्यू का होगा। तो पहला, शेयर एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू। कंपनी जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, कुछ भी, तो उस पर लिखा रहता है ना MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस पर लिखा है 50 रुपये, तो आप 50 रुपये ही भुगतान करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे ना। इसी प्रकार से उस शेयर पर कीमत कंपनी ने लिख दी कि इस शेयर की कीमत 100 रुपये है। अब खरीदने वाले व्यक्ति को भी 100 रुपये ही देने पड़े, तो इसे कहते हैं शेयर एट पार वैल्यू। जितना लिखा था उतना पैसा लिया। ओके। दूसरा, इसे कहते हैं शेयर एट प्रीमियम, कि शेयर पर तो लिखा है 100 रुपये, यानी सामान तो 50 रुपये लिखा है, मगर लिए जा रहे हैं आपसे 55 रुपये, 60 रुपये। होता है ना, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, लॉकडाउन में चीज़ों के दाम MRP से भी ज़्यादा लिए जा रहे थे। ऐसे ही शेयर की कीमत तो 100 रुपये है, मगर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, 10 रुपये, 15 रुपये। जो एक्स्ट्रा मनी है वो इसके साथ जो आप पे करते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं, शेयर एट प्रीमियम। ठीक। अब बात आता है कि हम 100 रुपये का सामान 100 से ज़्यादा में क्यों लेते हैं, और क्या ये इलीगल है? ये तो इलीगल है 50 का सामान ज़्यादा में, ये इलीगल नहीं है, ये लीगलाइज्ड है। हम क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि 100 रुपये में ख़रीदा गया शेयर अगर 150 का भी मिल जाता है तो भी लॉस नहीं, कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसकी कीमत तो बढ़ने वाली है, ले लो। अब कंपनी के पास पैसा आएगा, 100 रुपये के बदले में 150 आएगा, यानी उसके पास एक्स्ट्रा मनी आ गई। कंपनी आपको मुनाफे में हिस्सा देगी, डिविडेंड जब देगी तो 150 रुपये पर देगी या 100 रुपये पर देगी। नोट करना, यहाँ वो डिविडेंड सिर्फ 100 रुपये पर देगी, 150 पर नहीं देगी। कंपनी शेयर की वास्तविक कीमत पर ही लाभांश का भुगतान करती है, प्रीमियम के अमाउंट पर नहीं, प्रीमियम उसकी ऑन इनकम। तीसरा तरीका और होता है, यहाँ कंपनी नहीं बता रही है कि शेयर कितने में खरीदना है, यहाँ तो खरीदने वाले से पूछा जाएगा कि आप बताओ कितने में इंटरेस्ट है। कैसे पूछा जाएगा? माना कि हम ऐसा मान लें, मैं थोड़ा सा खाली स्पेस चाहिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। माना कि
5 लाख रुपए की आवश्यकता है शेयर से, ठीक है। कितना? 5 लाख रुपए। किसी कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए जुटाने हैं। अब कंपनी अपनी तरफ से शेयर की वैल्यू नहीं बता रही है कि 100 रुपए का है या 200 रुपए का है, कितने का है। कंपनी पूछती है पब्लिक से कि आप बताओ, आप हमारी कंपनी के शेयर को कितने शेयर और कितने में खरीदना चाहते हो। तो मिस्टर ए, कोई भी, उन्होंने कंपनी को बोला कि देखो, हम आपका एक शेयर 1000 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं और मैं ऐसे 200 शेयर ले सकता हूँ। तो अगर ये 200 शेयर 1000 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे तो इनके द्वारा कितना पेमेंट किया जाएगा? 2 लाख रुपए ना। मिस्टर बी, वो अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं कि देखो ऐसा है, मैं आपके शेयर खरीद दूंगा बट मैं इसके लिए 500 रुपये दूंगा पर शेयर। मैं 500 शेयर खरीद सकता हूँ। अगर 500 शेयर 500 के हिसाब से खरीदे जाते हैं तो इनके द्वारा कितना पेमेंट किया जाएगा? 2,50,000 ना, 2.5 लाख हो जाएगा ना। कोई सी व्यक्ति भेजता है कि देखो, मैं आपके शेयर खरीद लूँगा बट मैं 400 रुपये के हिसाब से खरीदूँगा और मैं 400 के हिसाब से आपकी कंपनी के 500 शेयर ले सकता हूँ। तो ये 400 के हिसाब से 2 लाख रुपए पे करेंगे, ओके। अगर हम देखें कंपनी कितने टोटल अमाउंट के शेयर बेच रही थी, ओनली 5 लाख ना। 2 लाख इनसे आ रहा है, 2.5 लाख इनसे आ रहा है, 4.5 लाख हो गया और 2 लाख ही है तो 6.5 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है ना। कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी के लिए फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? अगर कंपनी यहीं पर रोक दे कि मेरे शेयर की कीमत 500 रुपये है, तो कंपनी को सिर्फ 4.5 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, 5 प्राप्त नहीं होते। डी वाला बोलता है कि मैं आपकी कंपनी के 300 रुपये के हिसाब से शेयर खरीद सकता हूँ मगर मैं 1000 शेयर खरीद लूँगा। तो 1000 इंटू 300 करें तो ये कितना हो जाएगा? इनसे 3 लाख रुपए आ जाएगा, राइट। अब 5 लाख रुपए कहाँ तक प्राप्त हो जाते हैं? इस बॉटम मार्क तक। तो कंपनी के लिए अब फाइनली शेयर की प्राइस क्या होगी? 400 रुपये पर शेयर। ऐसे उसके पास अनेक ढेरों एप्लीकेशन आती है जहाँ पे लोग अपनी बिड लगाते हैं कि मैं इतने हिसाब से इतने, तो 1 पेज 2 पेज तो किताब बन जाती है, इसलिए इसे बुक बिल्डिंग कहते हैं। तो अब सी वाले को 400 या बी वाले को 500, ए को 1000 के हिसाब से शेयर नहीं मिलेगा, सबके लिए यही 400 बस उस हिसाब से। तो इस तीसरे तरीके को कहते हैं बुक बिल्डिंग। बहुत आसान है, समझना कोई विशेष काम नहीं। अगली क्लास में इसके आगे ले जाऊंगा, शेयर बाजार, फिर म्यूचुअल फंड पे चलेंगे, वायदा व्यापार क्या होता है उसकी बात करेंगे। आपकी मात्र इतनी सी ड्यूटी है, वीडियो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, रेफरल कोड ये यूज करें। थैंक यू एंड गुड लक।